जय हिंद दोस्तों। कार से नहीं, बाइक से नहीं, मैं कहूँ किसी ने ट्रैक्टर से पूरे इंडिया का चक्कर लगा दिया है तो ये हो नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है। और वो भी हमारे सहयोगी चैनल ने पूरे इंडिया का चक्कर लगा के आज वो बकरवाला आएंगे और उनके स्वागत की तैयारी हो रही है पूरी की पूरी। और हम उनसे इंटरव्यू करेंगे क्यों उन्होंने ट्रैक्टर पर जाना और क्या संदेश लेके गए थे, सारी चीज़ आज आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और इनका नाम लिम्का बुक में तो आ ही गया है, भगवान ने चाहा तो जल्दी गिनीज बुक में भी नाम आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो आज हमारे साथ में है मुकुल सहरावत। और मैं भाई का इंटरव्यू लेना चाहता था क्योंकि आपने देखा कितना भव्य स्वागत हुआ था आपका। तो आपने ट्रैक्टर ही क्यों चुना भाई? और भी तो चीज़ें थी, आपके दिमाग में ट्रैक्टर ही कैसे आ गया? पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इतना प्यार और सहयोग हमें दिया। और ये चैनल जो है हमारे बड़े भाई साहब का है, तो इसमें कोलैबोरेट चैनल चलाते हैं हम लोग। अच्छा लगता है जब आप सभी का इतना प्यार मिलता है। अब इसमें जो हमारे बड़े भाई का सवाल था कि मैंने ट्रैक्टर क्यों सेलेक्ट किया, उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे जो राइड करनी थी वो सेफ सॉइल के लिए करनी थी और किसानों के लिए करनी थी। आप संदेश क्या लेके पहुंचे थे? मतलब एक मिट्टी बचाओ, हमारे जैसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा इस बात का, थोड़ा सा डिटेल में बताइए इस बात को। इसमें सेफ सॉइल के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। हमारे जो कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिक है भारतवर्ष के, 1994 में हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी कि जो हमारी मिट्टी है वो कंटिन्यू हमारे खेती करने के आधुनिक तरीक़ों से बर्बाद होती जा रही है और वो भयानक रूप से बंजर रूप ले रही है। उससे पहले जो हमारी रिपोर्ट आई थी 1990 में आई थी, मतलब हम मेरे बर्थ से भी पहले की बात है ये। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे लोगों को इतना पता नहीं था कि खेती करने के तरीके क्या होते हैं। वो पेस्टिसाइड केमिकल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत होती है 6 इंच तक, वो मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन हम इतना गहरी तरीके से अब उसमें हल चला रहे हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से खेती करी जाती है कि वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव भी मेरे ख्याल से प्लेन में करते हैं वो लोग। आपने देखी होंगी वीडियोस बहुत सारी। तो उसके बाद सेव सोइल का ये अभियान जो था ये इसलिए ज़रूरी था, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, अगर हम सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर देंगे तो इसका निदान हो सकता है। उसके बाद में पानी का जो मैटर था, तो हमारे पास में एक पहले भी सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने अभियान चलाया था रैली फॉर रिवर्स, जिसमें हम दोबारा ज़िंदा करने की बात कर रहे थे अपनी नदियों को। उनके दोनों तरफ हम लोग लगा रहे थे पेड़ 1-1 किलोमीटर तक, क्योंकि पेड़ों से ही जल है और उसी से जीवन है। तो उसके बाद में जो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी वो थी धरती का बंजर होना। इस पूरी धरती पे हर रोज़ तकरीबन 100 एकड़ के करीब जो ज़मीन है हमारी वो बंजर रूप ले रही है सिर्फ हमारे खेती करने के तरीक़ों से। और उसके बाद जो यूएन की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि हमारी जो ज़मीन है वो 35 साल तक हमें फसल दे सकती है। तो सोचिएगा कि आने वाली पीढ़ी 35 साल के बाद जो हमारी पीढ़ी होगी वो हमें किस रूप में देखेगी, कि हमने क्या ऐसा कर दिया कि मिट्टी को हमने बंजर बना दिया, क्योंकि इसमें से ना तो फसल होगी ना फल होगा। तो आने वाली पीढ़ी को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा भी शायद हो सकता है कि वे देश, वे कंट्री जिनके पास बड़ी बंदूकें या बड़े हथियार होंगे वो खाने के लिए आपस में लड़ेंगे और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना होगी। तो इसीलिए जो मैंने व्हीकल सेलेक्ट किया था वो ट्रैक्टर सेलेक्ट किया था, ताकि हर कोई किसान समझ सके, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, वो समझ सकें कि खेती करना ट्रैक्टर से ही संभव है, क्योंकि हल अब बहुत पुराना हो गया। हालांकि जैसे ही मैंने आंध्र प्रदेश क्रॉस किया था तो बहुत सारे हल भी मैंने देखे थे, अपने व्लॉग्स में भी आएंगे वो हल चलाता हुआ किसान भी। हाँ, मैंने पूरा डिटेल दिया है हर स्टेट के बारे में कि वहाँ पे किस तरीके की खेती करी जाती है, कैसी वहाँ पे मिट्टी है। हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें जो सबसे ज़्यादा मिट्टी है वो है काली दोमट मिट्टी, जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में नहीं है। हर मौसम हमारे भारतवर्ष में है, बारिश की फसल भी हमारे यहाँ होती है, नारियल पानी से लेके देखोगे सेब तक हमारे पास शिमला में होता है। तो एक ऐसा देश जो किसान प्रधान देश है, जिसके अंदर सभी तरीके की फसल और हर मौसम आज भी हमारे पास मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा ठंड भी है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी भी, उष्ण कटिबंधीय इलाके भी हमारे पास हैं।
तो ऐसे देश में यदि हमने ये पहल शुरू नहीं करी तो शायद ये पूरी दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसका जो शुरुआत करी थी मिट्टी बचाओ अभियान की, वो हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने करी थी। उनसे मैं काफ़ी मोटिव हुआ। मैं ईशा फाउंडेशन में वॉलंटियर भी हूँ और वहीं से मैंने सोचा था कि मैं ट्रैक्टर से ही राइड करूँगा, शुरुआत करूँगा। और ट्रैक्टर का किसी ने ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाया था, और सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब पे ऐसा कोई व्लॉगर नहीं है जो ट्रैक्टर से व्लॉग करता हो। तो ये एक यूनिक चीज़ थी। तो उसके बाद में हमें मेल भी आए। अभी हमें एशिया अवार्ड मिल चुका है। एशिया का जो इंडिया बुक रिकॉर्ड्स है वो एफिलेटेड है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। तो अभी उनके मेल भी हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे हैं। तो थैंक्स है भाई का कि इन्होंने भी हमारे लिए टाइम निकाला। और इस चैनल पे भी अब हमारी वीडियोस आती रहेंगी, अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहेंगे, ट्रैक की भी और राइडिंग की भी। जैसे कि आप जानते हैं हमारा सहयोगी चैनल है ये, तो आगे से इनकी वीडियो हमारे उस चैनल पे भी आती रहेगी। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, गांव हमारा बकरवाला जी आपस में बटा हुआ हर एक चीज़ में, जी। लेकिन आपके बारे में सब इकट्ठे हो गए। कैसा, ऐसा सोचा था आपने कि इतना आपको मिलेगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें मैं जब मथुरा में आया तो मेरे पास कॉल आया था सुधीर का, हिमांशु के पास आया था, अनिल का। सबके कंटिन्यू कॉल आ रहे थे कि हम लोग वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने इसीलिए एक स्टे मथुरा में एक्स्ट्रा लिया था, हम लोग जल्दी भी आ सकते थे। कुछ रास्ते में भी मौसम ख़राब था, बारिश की वजह से ये टारगेट हमें पहले कर देना था, लेकिन 8 से 10 दिन हमें इसमें ज़्यादा लगे क्योंकि रास्ता भी ख़राब था। फिर जैसे ही मैंने गांव में एंटर किया, मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है मेरे गांव ने, मेरी जन्मभूमि ने। उसमें बड़े बुज़ुर्ग से लेके लगभग जो हमारे गांव का सबसे बड़ा बुज़ुर्ग है उनसे लेके छोटे छोटे बच्चे तक इसमें इवेंट में शामिल हुए थे। और मैं दिखा देता हूं, जिन्होंने थंब प्रिंट दिए हैं, सेव सोइल अभियान में मेरा साथ दिया है, मेरे गांव वाले बहुत खुश थे इसको देख के, अभियान को देख के। और सबसे बड़ी मुहिम मेरे गाँव में शायद अभी तक ये थी कि धरती को बचाने के लिए इतनी बड़ी मुहिम, या पेड़ लगाने के लिए इतनी बड़ी मुहिम आज तक कोई नहीं चलाई गई थी। मैंने पहले पेड़ भी लगाए हैं। हमारे गांव का जो शमशान घाट है वो भी हमने साफ़ सफाई करके उसमें पेड़ लगाए थे। कभी मौका मिलेगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और अभी भी मैं दिखा देता हूं कि हमें कैसा सपोर्ट मिला है। एक बार हिमांशु को लेके आना सेव सोइल का। अच्छा मुकुल भाई, एक बात और बताओ, आपको बीच सफ़र में ऐसा कभी महसूस हुआ कि अभी ये बस कर देता हूँ मैं यार, मैं हो गया, या अभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है? मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस और बता दीजिए। एक्सपीरियंस लद्दाख में जो मेरा था कि ट्रैक्टर की पावर ड्रॉप हो गई थी, लेकिन ट्रैक्टर में अच्छी पावर होती है इसीलिए वो चढ़ गया था। आगे से थोड़ा सा उठ रहा था बार बार, लेकिन उसमें हमने आगे वेट डाल दिया था। आगे डीजल टैंक मैंने इसीलिए लगवाया था ताकि ट्रैक्टर में आगे वेट हो जाए। अच्छा। तो जिसकी वजह से हम बैलेंस करके वहाँ से तो आ गए थे, लेकिन हमें फेस करना था सबसे बड़ी चीज़ क्या, साउथ इंडिया में मानसून का मौसम। वो इतना ख़तरनाक होता है कि मनाली से बारिश शुरू हुई थी, कंटिन्यू ऐसी भी जगह थी कि 9 दिन तक हम गीले रहे थे और बारिश थी, जिसकी वजह से मतलब स्किन रैशेस भी शुरू हो गए थे और स्किन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी सभी को। हिमांशु को भी गर्दन में इधर शुरू हो गया था क्योंकि हेलमेट पूरा गीला हो चुका था, हेलमेट के अंदर भी पानी था, फिर बाइक के फोक्स भी लीक हो गए थे। तो जैसे भाई साहब ने पूछा कि नागपुर में मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्विट करता हूं और राइड को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि पूरा रास्ता भी टूट चुका था, पूरा रोड वहाँ से फ्लश हो गया था नागपुर से आगे महाराष्ट्र तक। तो वहाँ मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था कि ड्रॉप करते हैं, लेकिन कंटिन्यू हमारे पास फैमिली से भी, मेरे गांव से भी और दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे कि नहीं सर ऐसा मत करो, आप कंटिन्यू राइड करो। तो एक मोटिवेशन मिला, एक प्यार मिला, आपका सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया हूँ। बिल्कुल धन्यवाद मुकुल भाई। और हमारे गांव का, पूरे गवांड का नाम रोशन किया आपने। सच्ची में हमारे आसपास के गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारा गांव तो है ही खुश। और ये देखिए इतने लोगों ने अपने थंब प्रिंट दिए हैं इन पे। और ये अपनी टीम के बारे में और कुछ बताइए। मेरी जो टीम थी, जैसे मैप जिसको संभालना था वो था हिमांशु, जिसके पास बाइक थी, क्योंकि ट्रैक्टर से आप जाके वापस घूम के नहीं आ सकते जहाँ पे रास्ता फ्लश होता है। तो मेरे लिए मस्ट था, मैंडेटरी था कि मैं एक बाइक भी साथ में रखूँ। हिमांशु मैप संभालता था और हमसे तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर, कई बार ऐसा भी हुआ 80 किलोमीटर आगे गया, फिर वहाँ से वापस आया।
जैसे कि रास्ता ख़राब था तो इसने बता दिया, जीपीएस वहाँ काम नहीं करता, फ़ोन में लोकेशन नहीं होती, कई जगह ऐसी आती हैं। तो हिमांशु पहले आगे जाके रास्ता देखता था, क्लियर करता था। जहाँ होटल्स बुक कराने होते थे रात को ज़्यादा परेशानी होती थी। हम गुरुद्वारे में भी सोए हैं, ट्रैक्टर की छत पे भी सोए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हमें कुछ नहीं मिला, पूरा फॉरेस्ट एरिया था, तो हम लोगों ने बाहर भी रात गुजारी। तो उसमें जो सबसे बड़ा सहयोग मेरे लिए था भाई साहब, वो थी मेरी टीम, जिसके बिना ये मेरी राइड मतलब संभव ही नहीं थी किसी भी कीमत पे। तो सबसे बड़ा थैंक्स करता हूँ मैं अपनी टीम को। और इसीलिए बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जो नारा है, मैं भी उसका सहयोग करता हूँ। अच्छा मुकुल भाई, एक बात और बताओ, आपको रास्ते में कोई ऐसा आदमी मिला कि हाँ या तो ये होना नहीं चाहिए था, या ये होना ही चाहिए था कि मतलब आपका दिल खुश हो गया उसको देख के, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, जैसे मेरे को कोई मिला था साइकिल पे जो 6 महीने से चल रहा था, तो हमारी भी बिल्कुल टूट चुका था हमारा कि हम नहीं जाएंगे आगे, पर उसको देख के हम भी आगे निकल गए, इंस्पायर हुए थे। हाँ, तो ऐसा भी कोई मिला आपको? हमने जब बाल्टाल क्रॉस किया था कारगिल से आगे, तो वहाँ हमें एक साइकिल राइडर मिला था, डोजी डो के नाम से उसका चैनल है। वो पास क्रॉस करने वाला था जो श्रीनगर से लेह का सबसे हाईएस्ट पास है। वहाँ वो मुझे मिला और उसने क्रॉस नहीं कर पाया था उस टाइम, वहाँ पे उसके पास पानी की बोतल तक नहीं थी। अच्छा। और वो फंस गया था बीच में, तो उसने थोड़ा सा हेल्प के लिए बोला, तो उसकी साइकिल हमने उठा के अपनी ट्रॉली में रखी, उसको साथ में लेके गए। उसने द्रास से आगे कोई जगह पड़ती है, वहाँ पे होटल था, हमारे साथ उसने स्टे किया। वो बहुत परेशान था, उसको साथ में लेके गए, उसने बहुत थैंक्स किया। तो मतलब अच्छा फील हुआ कि यार शुक्र है कि हम वहाँ पे पहुँचे, और कम से कम हमारी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो वो तो फिर एकदम ऐसा होता है कि जैसे आपको भगवान से आपकी मुलाकात हुई हो। फिर मैं जब ले सर्किट मैंने कंप्लीट किया और मैं नीचे मनाली में आया, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मेरी होने वाली है वहाँ पे हमारे भूपेंद्र भाई साहब थे जो ट्रैक करते हैं, जो ट्रैकर हैं और ट्रैक कराते हैं। काफ़ी रिकॉर्ड उन्होंने भी बनाए हैं। उन्होंने बाइक भी चलाई है साइकिल, दिल्ली से मुंबई 6 दिन के अंदर। अच्छा। और वहाँ पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। उसके बाद बहुत सारी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे लोगों ने ग्रीट किया। मतलब मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारतवर्ष ऐसी जगह है जहाँ लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यारा नेचर है जहाँ पे लोगों का। मैंने अलग अलग ट्रेडिशन देखे, अलग अलग लैंग्वेज देखी, लोगों का प्यार भी मिला। वो अलग लैंग्वेज में भी ग्रीट कर रहे थे। मेरे जितने भी इंटरव्यू हैं वो सारे कुछ इंस्टाग्राम पे भी हैं, बाकी यूट्यूब पे भी आ जाएंगे। आप एक बार इंस्टा की आईडी और बता दीजिए इनको। मेरी स्क्रीन में दिख जाएगी नीचे। हाँ, मेरी इंस्टा आईडी है मिस्टिक राइड्स, MYSTICRIDES, मिस्टिक राइड्स। उस पर हम लोग अपडेट रहते हैं। जैसे भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम लाइव वीडियोस उस पर डालते हैं, हम लाइव आ जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो ऐसा हुआ, जहाँ भी जिस स्टेट में हम लाइव होते थे तो वहाँ के स्टेट के लोग पहले से हमारा वेलकम करने के लिए तैयार होते थे। ऐसा एक बार हुआ कि MP में हम लोग लाइव आए थे, और वहाँ हाईवे पे एक गाँव पड़ता है पेंच के पास में। उन लोगों को पता चला वो लोग यहाँ से आने वाले हैं, हम लोग वहाँ से जाने वाले हैं। वो पूरा गांव एकदम रोड पे, हाईवे पे आके खड़ा हो गया था। हमने सोचा पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया, हमें कंटिन्यू लोग रोक रहे थे। और इतना प्यार मिला मुझे लोगों का, इतना ग्रीट मिला कि मैं और मेरी टीम, मतलब हमारे दिल में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो अपने गाँव, जो हमारे गाँव में फ्लैट है, मुकुल भाई को उन्होंने अवार्ड भी दिया है। मतलब हर बच्चा खुश था, बूढ़ा भी खुश था, बहुत सारा प्यार मिला इनको। और मैं भी दिल से चाहता हूँ, और आगे आने वाले वीडियो में आपको मुकुल भाई हमारी चैनल पे भी दिखेंगे, और हिमांशु, मैं ऑपरेट करने वाला हूँ इस चैनल को आगे। जैसे ये कहीं जाएंगे मेरे अंकल तो ये ऑपरेट करेंगे, मैं जाऊँगा तो मैं करूँगा। उस पर मिक्स वीडियोस आने वाली है, राइडिंग की भी और कार ड्राइविंग की भी, क्योंकि मुकुल भाई का चैनल तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। तो हमारा साथ में चल पड़ेगा। थैंक यू मुकुल भाई। चलिए, तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि हमने जो राइड करी थी सेव सोइल के लिए करी थी। आप सब लोग भी इस अभियान का हिस्सा बने, और अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं चाहूँगा हमारी आने वाली पीढ़ी हमें इस पीढ़ी के रूप में देखे कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है और हमें ज़मीन को यूं का यूं दिया है, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें ज़मीन सौंपी है। मेरी चाहत है हम भी उसी तरीके से अपने बच्चों को ये ज़मीन सौंपें। और सेव सोइल में ज़रूर सहयोग करिएगा। हैशटैग सेव सोइल का इस्तेमाल करें, मिट्टी बचाओ। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद दोस्त। इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा ताकि आप शरीर से भी, नाम से भी, पिताजी के नाम से भी, दादाजी के नाम से भी पहचान जाएं कि ये बच्चा ये है। सर्वप्रथम मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा भाई मुकुल सहरावत का। आपसे आग्रह कृपया एक बार आप आगे आए, जोरदार तालियां बजाकर मुकुल भाई का स्वागत व अभिनंदन
आपका अभिनंदन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर मुकुल भाई अंकल जी राजवीर जी बैठे, इनके बेटे हैं, इनके ताऊ जी एसीपी साहब भी यहाँ आए हुए हैं, चाचा भी आए हुए हैं। बहुत ही नेक परिवार, बहुत ही नरम परिवार, सामाजिक परिवार से ये संबंध रखते हैं। और दास जी का नाम था चौधरी भोलर सिंह, आप सभी जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। अब मैं मुकुल भाई आपसे अनुरोध कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा हिमांशु शेरावत, एक बार जोरदार तालियां हिमांशु के लिए भी। हिमांशु सुपुत्र हैं श्री प्रमोद जी के, उनको शायद आप में से कई नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैं दादाजी का नाम बताऊंगा तो शायद यहाँ कोई ऐसा नहीं बचेगा जो ना जाने। चौधरी डॉक्टर राधे जी, जोरदार तालियां हिमांशु के लिए भी। दादा राधे के पोते हैं, प्रमोद के बेटे हैं। सोनू सामने वीडियो बना रहा है, इनके चाचा जी हैं, इनके भतीजे हैं। ये खड़ा यहाँ पे बड़ा सुंदर सा लड़का, तो सोनू के भतीजे हैं। ये हैं हिमांशु शेरावत जी, अपना स्थान ग्रहण करें हिमांशु भाई। हमारे जो गांव की टीम गई उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे सफर में साथ रहे हनी कांगड़ा, एक बार जोरदार तालियां हनी कांगड़ा के लिए। और ये बार जोरदार तालियां इनके पिताजी के लिए भी, जिनको गर्व है ऐसे सुपुत्र पर, जिनके माध्यम से इनको भी मान सम्मान मिल रहा है। कंवर सिंह नगर में रहते हैं, ये आपस में दोस्त हैं, इस वजह से कांगड़ा जी इनके साथ गए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देव सहरावत, एक बार जोरदार तालियां देव के लिए। जो हम उम्र बच्चे हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो देव है ये दादा श्रीलाल का पोता है, आप सभी जान गए होंगे। उनका पोता है, मायराम का बेटा है ना, हाँ मायराम का पुत्र है। और दादा श्रीलाल खड़े हैं अपने पोते के लिए, तो उत्साहित है ही, साथ ही इन चारों को ही अपना पोता मानते हैं। भाई डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। सुबह से 4 बार फोन आ गया डॉक्टर साहब का कि फूल मालाओं की व्यवस्था है, कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई कमी दिखे तो मुझे बताना। हमने कहा डॉक्टर साहब सारी व्यवस्था है, आप शाम को नहा धोगे, अच्छे कपड़े जो आप सदैव पहनते हो पूरे टोरे के साथ पगड़ी बांधकर आप सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे, ताकि आपके फोटो अच्छे आ पाए और हमें गर्व हो कि हमारी पारंपरिक जो वेशभूषा है, पगड़ी व कुर्ता धोती और साथ में काली जूती भी, पूरी प्रॉपर वेशभूषा में आए डॉक्टर साहब। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। ये डॉक्टर साहब का प्यार है जो हम मजाक भी कर लेते हैं, अन्यथा हर किसी के साथ हम इस तरह से बात नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब के अंदर वो कला है जो नेताजी सुभाष चंद्र के अंदर थी, कि बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े और बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों की भाषा में बात करते हैं। ये देखो पोते के आगरे पर काला चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाते हुए। अब इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि जिस तरह का माहौल हो उसी रंगत में रख जाते हैं डॉक्टर साहब।